दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल हालिया एडटेक सेक्टर के डाउनफॉल की घटना पर आधारित है। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत आज न केवल विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है, बल्कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के मामले में भी समृद्ध है। लेकिन इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ भारत को तभी मिल सकेगा जब भारत नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर सही तरीकों से मानव संसाधन का उपयोग कर सके। इस दिशा में भारत ने कदम बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं। भारत स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से जहां उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है, वहीं अटल इनोवेशन मिशन, इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव जैसे कार्यक्रमों से नवाचार को भी बढ़ावा दे रहा है। भारत के इन विभिन्न पहलों का ही असर है कि आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग की माने तो भारत नवाचार में विश्व में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जहां वर्ष 2014 में भारत में केवल 350 स्टार्टअप थे, वहीं 2023 में इनकी संख्या 90,000 से भी अधिक हो गई है। वो भी इनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, यानी वे ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य $1 बिलियन से भी अधिक है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे खास बात यह है कि यह केवल कुछ एक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय स्टार्टअप ने लगभग हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। इन्वेस्ट इंडिया के आंकड़ों से हम इसे बेहतर समझ सकते हैं। जैसे कि भारत की इन विभिन्न स्टार्टअप में जहां 13% आईटी सेवाओं से हैं, वहीं 9% स्वास्थ्य सेवा से और लाइफ साइंसेज से, जबकि 7% शिक्षा, 5% कृषि और 5% खाद्य और पेय पदार्थों से संबंधित हैं। कोविड-19 के बाद से तो भारत के एडटेक सेक्टर ने काफी ग्रोथ किया है। जहां इन एडटेक सेक्टर स्टार्टअप्स ने वर्ष 2014 से 2022 के बीच $10.13 अरब जुटाए, वहीं अकेले वर्ष 2021 में $4.8 बिलियन जुटाए। हालांकि इन दिनों भारतीय एडटेक कंपनियां मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। इसका कारण है कभी 22 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन का घटकर 1 बिलियन पर आ पहुंचना। अर्श से फर्श और फर्श से एक बार फिर अर्श की ओर बढ़ती इस एडटेक स्टार्टअप ने पूरे सेक्टर को सकते में डाल दिया है। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि भारतीय एडटेक स्टार्टअप्स ने वर्ष 2022 में वर्ष 2021 से 48.15% कम फंड जुटाए। इन हालातों में कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर स्टार्टअप देश के लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों आखिर किसी एक स्टार्टअप के डूबने का प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ता है? भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम पर इस घटना का क्या प्रभाव होगा? क्या इस घटना से नए स्टार्टअप कुछ सीख भी सकते हैं? ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आज की चर्चा में हम इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह स्टार्टअप देश के लिए ज़रूरी क्यों है। तो देखा जाए तो देश में अभी कुल 111 यूनिकॉर्न हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अर्थव्यवस्था के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। हालांकि इन स्टार्टअप ने 6 से 7.5% जीडीपी विकास दर को प्रेरित किया है। इसके साथ ही ये स्टार्टअप्स भारत में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई लेकर आते हैं। जैसे कि वर्ष 2021 में स्टार्टअप्स द्वारा $17 अरब से अधिक की फंडिंग जुटाई गई। इन फंडिंग आमंत्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में फिनटेक, एडटेक, ई कॉमर्स जैसे क्षेत्र रहे। फिनटेक, एडटेक और ई कॉमर्स का कुल फंडिंग में हिस्सा 19.7%, 9.4% और 6.2% रहा। इन आंकड़ों से साफ है कि एडटेक स्टार्टअप्स भारतीय स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसने देश में नौकरियों की भी अपार संभावनाएं पैदा की हैं। DPIIT के आंकड़े बताते हैं कि इन स्टार्टअप्स ने 9 लाख से अधिक जॉब्स पैदा किए हैं। इसके अलावा इन स्टार्टअप्स ने छोटे शहरों और कस्बों तक में अपने दायरों का विस्तार किया है।
वहीं अपने नवाचार द्वारा लोगों के लाइफ को भी आसान बनाया है। जैसे कि एडटेक स्टार्टअप सेक्टर ने टीयर 2 और टीयर 3 तक के शहरों में एजुकेशन को सुलभ बनाया है। आज बस मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के सहारे हर बच्चे के हाथ में शिक्षा की सभी सामग्रियां उपलब्ध हैं, और वो भी एक से एक बेस्ट टीचर के साथ। ऐसे में इसने बड़े शहरों में छात्रों के पलायन को रोकने का प्रयास किया है। इसने एजुकेशन को किफ़ायती भी बनाया है। इससे कम खर्चे में एजुकेशन संभव हो सका है। एडटेक स्टार्टअप ने पर्सनलाइज्ड लर्निंग को भी बढ़ावा दिया है। इसने अनुकूल एल्गोरिदम और एआई संचालित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से छात्रों की अनुकूलित सामग्री तक पहुंच बढ़ाई है। वहीं सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सीखने के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित की है। एडटेक स्टार्टअप उन वंचित समुदायों को भी शैक्षिक अवसर प्रदान करके सशक्त बना रहे हैं जो पहले इसकी पहुंच से बाहर थे। वहीं शिक्षा को अधिक आकर्षक और मज़ेदार बनाने के लिए गेमिफिकेशन और इंटरैक्टिव लर्निंग तकनीक पेश कर रही हैं। खेल तत्वों को सामग्री में एकीकृत करके छात्र इंटरैक्टिव गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इससे छात्रों के बीच सक्रिय शिक्षण, समस्या समाधान कौशल और सहयोग को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही डाटा एनालिटिक्स की सहायता से शिक्षण पद्धतियों को बढ़ाने और छात्र परिणामों में सुधार करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आज एआई, विजुअल रियलिटी और संवर्धित वास्तविकता या एआर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से ये एडटेक स्टार्टअप तेजी से भारत के एजुकेशन भविष्य को आकार दे रहे हैं। एआई संचालित चैटबॉट तत्काल शिक्षण और सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो वहीं वीआर और एआर एप्लीकेशन गहन शिक्षण अनुभव। यानी कि साफ है कि इससे कई लाभ हैं और यह देश की नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक भी है। हालांकि इसके बावजूद देश में हर साल सैकड़ों स्टार्टअप लॉन्च होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में केवल 20% स्टार्टअप ही 5 साल से अधिक समय तक चल पाते हैं और केवल 8% ही 10 साल से अधिक समय तक जीवित रह पाते हैं। ऐसे में यह सवाल ज़रूरी हो जाता है कि इतने सारे स्टार्टअप विफल क्यों होते हैं और आखिर हालिया स्टार्टअप के गिरने के बाद क्या सीखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो यह घटना न केवल नए या एग्जिस्टिंग फाउंडर के लिए एक सबक है, बल्कि सरकार भी इससे बहुत कुछ सीख सकती है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि आखिर एक स्टार्टअप के गिरने की घटना को इतना महत्वपूर्ण माना क्यों जा रहा है। तो इस घटना के असर को हम यूँ समझ सकते हैं कि इसने पूरे भारत में एडटेक निवेशकों के बीच निराशा पैदा की है। इसका असर यह हुआ कि देश के एडटेक उद्योग में फंडिंग 2023 में नाटकीय रूप से घटकर $712 मिलियन हो गया, जो 2021 में लगभग $5 बिलियन के आसपास था। इस दौरान एडटेक कंपनियों में फंडिंग राउंड की संख्या 2021 के 364 से गिरकर 2023 में मात्र 69 हो गई। वहीं इन पर राजस्व पहचान, अनुपालन और शासन प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन जैसे क्षेत्रों पर निवेशकों की पूछताछ भी बढ़ी। इससे एडटेक सेक्टर को काफ़ी घाटा हुआ है। ऐसे में साफ है कि इस घटना से दूसरे स्टार्टअप के साथ ही सरकार को भी सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो चीज़ सीखी जा सकती है वह यह है कि स्टार्टअप फंडिंग के लिए कभी धोखाधड़ी के तरीके न अपनाएं। जैसे कि अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए समेकित बैलेंस शीट के साथ अपने खराब प्रदर्शन और घाटे को छिपाने के लिए कई कंपनियों का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अपनी कंपनी का मूल्य अत्यधिक बढ़ाकर शेयर मार्केट में लिस्ट करने की कोशिश भी गलत है। इसके अलावा स्टार्टअप द्वारा त्वरित राजस्व पहचान की जाए, यानी कि राजस्व तभी माना जाए जब वह असल में उपार्जित हो। इसका अर्थ यह है कि ईएमआई पर बिके सामानों को एक ही बार में अपने राजस्व का हिस्सा मानकर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी नहीं की जाए। हालांकि यह सब संभव हो पाया क्योंकि कहीं न कहीं सरकारी नियामक तंत्र समय रहते इसका पता लगाने में विफल रहे। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार इससे सबक लेते हुए एक मजबूत नियामक तंत्र बनाने पर विचार करे। हालांकि वर्ष 2022 में भारत के एडटेक उद्योग ने एक स्वनियामक निकाय इंडिया एडटेक कंसोर्टियम की स्थापना की थी, लेकिन यह एडटेक सेक्टर में चल रहे कुशासन को रोकने में विफल साबित हुई। ऐसे में सरकार की भूमिका निश्चित ही ज़रूरी है। इसके साथ ही समय समय पर कंपनियां आने वाले संभावित खतरों के लिए हमेशा तैयार रहें। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि कोविड-19 के समय ऑनलाइन एडटेक स्टार्टअप बूम पर थे, लेकिन तब उन्होंने यह अंदाज़ा नहीं लगाया कि ऑफलाइन क्लासेस एक बार फिर खुल जाएंगे और तब ऑनलाइन क्लासेस इतने आकर्षित नहीं रह जाएंगे।
दूसरे शब्दों में कहें तो महामारी ने दुनिया के सामने ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प पेश किया, पर यह अभी भी ऑफलाइन शिक्षा का स्थान नहीं ले सकता। स्टार्टअप्स यह आकलन करना भूल गए। इसके अलावा डाटा गोपनीयता, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल समावेशन जैसी समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में बहुत देर तक कई एडटेक कंपनियां खुद को स्थायी नहीं बना पाईं। इन समस्याओं से निपटने में सरकार की भूमिका भी अहम है। ऐसे में सवाल उठता है कि हालिया घटना के मद्देनज़र क्या कदम उठाए जा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में आगे की राह क्या हो सकती है। भारत की सबसे बड़ी एडटेक स्टार्टअप की असफलता से निश्चित है कि वैश्विक निवेशकों की नज़र में भारत के स्टार्टअप का बुरा प्रभाव पड़ा। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 400 से अधिक वित्त पोषित एडटेक स्टार्टअप्स हैं। इसमें कई यूनिकॉर्न भी शामिल हैं। ब्लूम वेंचर्स के अनुसार $6 बिलियन के साथ भारत ई लर्निंग के लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। वहीं वर्ष 2025 तक इसके बढ़कर $10.5 बिलियन होने की उम्मीद है, जबकि अभी इस क्षेत्र में 18.5 मिलियन सशुल्क उपयोगकर्ता हैं, जो 2030 तक बढ़कर 120 मिलियन हो जाएंगे। ऐसे में भारत का यह क्षेत्र उभरता बाजार है, जबकि भारत की बमुश्किल 5 से 10% छात्रों के पास ही अभी भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच है। यानी साफ है कि इस क्षेत्र में भारत एक बहुत ही तेजी से उभरता बाजार है। ऐसे में आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जरूरी है कि स्टार्टअप अनुकूल नीतियां और नियम बने, यानी नियम ऐसे हों जिनका न केवल अनुपालन आसान हो बल्कि उनमें स्पष्टता भी हो। इसके अलावा राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद को भी मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि धन उगाहने, शासन और अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिषद समय रहते कुछ काम कर सके। बता दें कि वर्ष 2020 में देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए इसका गठन किया गया था। भारत को एक केंद्रीकृत नियामक नीति ढांचे की आवश्यकता है, जो न केवल हितधारकों के हितों की रक्षा करेगा, बल्कि यह भी जांच एडटेक सेवाएं उन पर कैसे प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि इसका असर केवल व्यापार या नवाचार पर नहीं पड़ता, बल्कि ग्राहकों का विश्वास तो कमज़ोर होता ही है, साथ ही साथ बच्चों के भविष्य और अभिभावकों की गाढ़ी कमाई की भी हानि होती है। ऐसे में हमें एडटेक सेक्टर को केवल अर्थव्यवस्था के लिहाज से नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में इनके प्रभाव के नज़रिए से भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार को वैसे नियम बनाने पर जोर देने होंगे जो छात्रों के भविष्य और अभिभावकों के बारे में भी सोचे। ऐसी नीति में अन्य घटकों के अलावा छात्र शिक्षण, संकाय प्रशिक्षण, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उपकरण, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री के पहलुओं पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सरकार को डिजिटल समावेशन बढ़ाने पर जोर देने के प्रयास करने चाहिए, तो वहीं डिजिटल डिवाइड को पाटने पर भी जोर देना होगा। साथ ही डाटा सुरक्षा दिशा निर्देश बनाना होगा, जो एन्क्रिप्शन, पहुंच नियंत्रण और गोपनीयता सुरक्षा के लिए कानूनों को संबोधित करे। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और सूचना अभियान चलाया जाना चाहिए कि छात्र ऑनलाइन सीखने के विकल्पों से अवगत हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज के सवाल को। एडटेक सेक्टर की अपार संभावनाओं को तलाशते हुए देश की सबसे बड़ी एडटेक स्टार्टअप के डाउनफॉल की हालिया घटनाक्रम में यह सुझाएं कि एडटेक स्टार्टअप सेक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।